मैं श्रीमती सुभद्रा यादव, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का सामाजिक विषय की कक्षा में स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ सामाजिक विषय का अध्ययन करने के लिए। अध्ययन का विषय है समकालीन भारत 2 पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, भाग 1 में हमने स्थल परिवहन तथा जल परिवहन के बारे में पढ़ा था। आइए उसके अन्य बिंदुओं को एक बार पुनः देखें। मुख्य बिंदु परिवहन के साधन: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन। पहले भाग में मैंने स्थल परिवहन तथा जल परिवहन के बारे में पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्थल परिवहन में सड़कों का जाल तथा रेल परिवहन, पाइपलाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। जल परिवहन के अंतर्गत हमने अनेक प्रकार के राष्ट्रीय मार्गों तथा पत्तनों के बारे में पढ़ा था। आइए वायु परिवहन के बारे में जानें। जैसा मैंने पहले कहा था कि परिवहन के साधन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सरल और सुगम बनाते हैं। आइए देखें कि वायु परिवहन किस प्रकार से हमें सुविधाएं पहुंचाता है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। बच्चों, परिवहन, वायु परिवहन। आइए पहले हम यह जानें कि वायु परिवहन किसे कहते हैं। वायु परिवहन हवा में चलने वाला एक परिवहन का साधन जो हमें कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसे वायु परिवहन कहते हैं। वायु परिवहन तीव्रतम। बच्चों, हम अपने घरों में बैठे होते हैं, अचानक हवाई जहाज की आवाज़ सुनते ही घर से बाहर निकलते हैं और जब तक हम उसे देखने की कोशिश करते हैं उतनी ही देर में हवाई जहाज हमारी आँखों से दूर होता चला जाता है। इससे ये पता लगता है कि वायु परिवहन सबसे तेज चलने वाला परिवहन का साधन है। आरामदायक। बच्चों, वायु परिवहन सबसे आरामदायक परिवहन का साधन है। जिस दूरी को हम 2 से 3 दिन अन्य साधनों द्वारा 2 से 3 दिन में पार करते थे, आज वायु परिवहन द्वारा उसी दूरी को 2 से 3 घंटे में पार कर लेते हैं। ये अति दुर्गम स्थानों, बच्चों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों, समुद्री रास्तों को वायु परिवहन द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। बच्चों, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु परिवहन हमें घरेलू सेवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। बच्चों, वायु परिवहन द्वारा हम बहुमूल्य, हल्की व जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। वायु मार्ग बनाने का कोई व्यय नहीं होता, लेकिन हवाई अड्डा बनाना
पड़ता है। बच्चों, हमारे देश में 486 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आइए कुछ हवाई अड्डों के नाम जानें। जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर का गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार से अनेक हवाई अड्डे राष्ट्र के अनेक नेताओं के नाम पर रखे गए हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। बच्चों, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसके उन दुर्गम स्थानों पे जहाँ पे कोई साधन नहीं पहुँच पाता, उन स्थानों पे जैसे पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। बच्चों, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है। आम आदमी अधिक महंगा होने के कारण आम व्यक्ति इसमें सफ़र नहीं कर पाता। बच्चों, हमारे देश में तो हेलीकॉप्टर सेवाएं यात्रियों को और लोगों को पहुंचाने के लिए कार्य करता है। जैसे देश के किसी कोने में यदि अशांति फैल जाती है या युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो उन स्थानों पर हेलीकॉप्टर द्वारा सैनिक तथा सैनिक हथियार पहुंचाए जाते हैं। विदेशों में हेलीकॉप्टर द्वारा खेती की जाती है, खेतों में बीज बोए जाते हैं तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके खेती के फसल को सुरक्षित किया जाता है। इस तरह से हमने वायु परिवहन के बारे में जाना। आइए एक और बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। संचार सेवाएं। संचार सेवाएं किसे कहते हैं तथा इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए जानें। संचार जिन माध्यमों से हम अपने संदेश या समाचार को एक दूसरे देशों में पहुंचाते हैं, उसे संचार सेवाएं कहते हैं। संचार सेवाओं के अनेक माध्यम हैं, जैसे टेलीफोन, डाक, तार, फैक्स आदि संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, ईमेल तथा उपग्रह आदि भी संचार के माध्यम हैं। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। बच्चों, हम अपने जगह से बिना हिले अपनी बातों को दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इतना सशक्त हो गया है कि हम अपने संदेश को ईमेल द्वारा घर बैठे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेश को आसानी से पहुंचा सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा
आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव को आसानी से जाना जा सकता है। डाक व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। बच्चों, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी जरूरी कार्ड होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर हमारा भारत देश सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के कार्ड छपते हैं जिन्हें दूर देशों तक पहुंचाने के लिए हमें वायुयान का सहारा लेना पड़ता है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, रजिस्टर्ड डाक हो, अखबार हो, मैगजीन हो, किताबें हो, इन्हें स्थल परिवहन द्वारा तथा जल परिवहन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूर संचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। दूर संचार तंत्र एशिया के भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त यानी शहरों में एसटीडी दूरभाष की सेवा कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। आज उसकी जगह मोबाइल और ईमेल ने ले ली है। लेकिन गांवों में आज भी एसटीडी दूरभाष सेवा का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। बच्चों, आज जनसंचार का जो माध्यम है जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं। इनके द्वारा हम अनेक प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा जनता को जागरूक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्ग के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी, जिन्हें हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, वो अनेक प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा क्षेत्रीय स्थानों में क्षेत्रीय जहाँ की जो भाषा होती है, जिस प्रदेश की जो भाषा होती है, उस भाषा में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अनेक वर्ग के व्यक्तियों के लिए बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम होता है, युवाओं के लिए अलग प्रोग्राम होता है, बूढ़ों के लिए अलग प्रोग्राम होता है। अनेक प्रकार के शिक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। बच्चों, भारत में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित की जाती है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में होते हैं, उर्दू में होते हैं। उसके बाद विभिन्न बोलियों
यानी जहाँ की जो बोली होती है उस भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। बच्चों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पिक्चर बनती है। कुछ छोटी वीडियो बनती हैं जो देश को शिक्षित करने के लिए, अनेक प्रकार की शिक्षा देने के लिए बनाई जाती है। कुछ बड़ी फिल्में होती हैं जिससे हमें और भी अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। देशी या विदेशी उन पिक्चरों को दिखाने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा इसे पास कराया जाता है। बच्चों, ये एसटीडी सुविधा दूरभाष सेवा है। लंबे रास्तों पे जब हमारे यहाँ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित नहीं थी, तब ये एसटीडी दूर संचार जगह जगह लंबे सड़कों पे लगाया जाता था, जिससे हम अपनी बातों को अपने घरों तक पहुंचा सकते थे। रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए या बहुत लंबा सफ़र करना हो तो इसके लिए ये एसटीडी सुविधा प्रदान की गई थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अभी मैंने वायु परिवहन के बारे में पढ़ा, संचार सेवाओं के बारे में पढ़ा। आइए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है दो देशों के मध्य। यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थानीय मार्गों द्वारा हो सकता है। बच्चों, राज्यों यानी दो राज्य हों, चाहे दो देश हों, चाहे दो स्थानीय क्षेत्र हों, चाहे दो प्रदेश हों, इन लोगों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो राष्ट्रों के, दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। प्रदेशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो प्रदेशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो प्रदेशों के बीच प्रादेशिक बाजार कहलाता है। दो क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां विनिमय होता है। बच्चों, बाजार किसे कहते हैं? बाजार उसे कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता यानी सामान खरीदने वाला और सामान बेचने वाला दोनों मौजूद होते हैं, उसे बाजार कहते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। बहुत पहले जब हमारा देश इतना विकसित नहीं था तो हम वस्तुओं के आदान प्रदान से ही अपने जीवन को सफल बनाते थे। हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, हमें कम वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, इसलिए एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु प्राप्त करने में आसानी होती थी। तब हम वस्तु विनिमय का सहारा लेते थे। लेकिन आज युग बदल गया है। आज वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्राओं द्वारा होता है, यानी एक वस्तु विनिमय होता है और दूसरा मुद्रा विनिमय होता है। हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो मुद्रा देकर के उस वस्तु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।
बच्चों, दो देशों के बीच का जो व्यापार होता है वो हम समुद्री मार्गों द्वारा करते हैं, यानों द्वारा करते हैं, स्थानीय मार्गों द्वारा करते हैं। बच्चों, समुद्री मार्गों, वायुयानों द्वारा या स्थानीय मार्गों द्वारा, सड़कों द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। बच्चों, हर राष्ट्र किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी होता है, किसी न किसी उत्पाद, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो या फिर धरती द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं हो। जिस देश का आर्थिक विकास अधिक होता है उस देश की राष्ट्रीय व्यवस्था अधिक विकसित होती है। देश की आर्थिक व्यवस्था अधिक विकसित होने के कारण इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा व्यापारिक खंडों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। बच्चों, भारत से अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ कृषि से संबंधित जैसे चाय, कहवा, गरम मसाले, काजू आदि निर्यात किए जाते हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। बच्चों, भारत में आयातित होने वाली वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम, उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें व कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। पर्यटन एक अन्य बिंदु। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति इस पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। बच्चों, हम अक्सर कहीं घूमने जाते हैं, जब हम अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं तो अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। वहाँ के सांस्कृतिक बोलचाल तथा भाषा या अन्य चीज़ों को ग्रहण करके आते हैं। लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं तो विदेश की राष्ट्रीय एकता को ग्रहण करते हैं। उस राष्ट्र की एकता कैसी है, वहाँ की हस्तकलाएं जो हाथों से बनाई हुई, हाथों से निर्मित की हुई वस्तुएं हैं, उन्हें हम लाते हैं। सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देते हैं।
बच्चों वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी ग्रहण करते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, बारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। बच्चों विदेशों से अनेक पर्यटक अनेक रूप में आते हैं। कुछ यहाँ की विरासत को देखने के लिए आते हैं, कुछ रोमांच करने के लिए आते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आते हैं, कुछ पर्यटक चिकित्सा उद्योग से जुड़े होते हैं जो चिकित्सा के लिए आते हैं, व्यापारिक और कुछ व्यापार करने के लिए आते हैं। बच्चों इस प्रकार से हमने वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए गृह कार्य के बारे में जानें। गृह कार्य बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। संचार के कौन कौन से माध्यम हैं? व्यापार। दूसरा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। बच्चों ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो 120 शब्दों में इसका उत्तर देना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? बच्चों पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।